नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पिछली बार वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछली बार वाली क्लास में हम लोगों ने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हम लोगों ने जनरल एंट्री सीखी थी। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहे हैं। इसकी हमने जनरल एंट्री नहीं करनी क्योंकि जनरल एंट्री सीधी सादी है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार की थी वैसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने इनका प्रेजेंटेशन देखना है कि किस तरीके से इनको एक सही तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जनरल एंट्री के अलावा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस देखने हैं और इनका कुछ अगर इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में तो वो देखना है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से यहाँ पे पहले एग्जांपल में। तो फर्स्ट एग्जांपल में बेसिकली यहाँ पे है क्या, फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास एक बिल्डिंग फंड है यहाँ पे। ठीक है, 2 लाख रुपए का। अच्छा, डोनेशन आपको मिल रही है 50,000 की और बिल्डिंग आपने खरीदी है 1,70,000 की। ठीक है, तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं, इसकी जनरल एंट्री कैसे, इसकी जनरल एंट्री हमारी पिछली वाली क्लास में है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, उसको वैसे ही कर सकते हैं। आज हम लोग इनका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो फटाफट से देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसे हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक, एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही करना है। स्टेटमेंट फॉर बिल्डिंग फंड क्या है, स्टेटमेंट फॉर बिल्डिंग फंड बेसिकली ये बताएगा कि आपको अगर याद हो पिछली बार वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो फंड होते हैं वो एक तरीके से टेंशन या चिंताएं होती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि अब इस स्टेटमेंट से क्या हमारे पास कोई चिंता बाकी है, यानी कोई टेंशन अभी बाकी है या सारी की सारी टेंशन जा चुकी है। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि क्या कोई चिंता पहले से भी थी, मतलब क्या कोई उसका ओपनिंग बैलेंस था। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1/4/2013 में आपके पास बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस था। तो क्या लिखेंगे आप, ओपनिंग फंड या ओपनिंग बैलेंस कितना है, मतलब आपके पास पहले से चिंता थी, टेंशन थी 2 लाख की। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आपके पास पहले से टेंशन है तो यानी कि आपके पास वो लायबिलिटी है, टेंशन मतलब लायबिलिटी। ठीक है, तो यानी कि अभी भी आपको 2 लाख रुपए खर्च करना है बिल्डिंग के लिए। अच्छा, आपको क्या ड्यूरिंग द ईयर कुछ मिला, ड्यूरिंग अ पीरियड। हाँ बिल्कुल, एक बिल्डिंग के लिए दोबारा डोनेशन मिल गई 50,000 की, तो आपकी टेंशन कम होगी या बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बिल्डिंग, इसको लिखते हैं हम लोग डोनेशन रिसीव्ड। ठीक है, तो डोनेशन रिसीव्ड हमें कितने की हुई, यहाँ पे 50,000 की यहाँ पे डोनेशन मिल गई है। तो इससे टेंशन बढ़ी, कम तो नहीं हुई। ठीक है, कम किससे होगी, जो पर्पस है आपके पास। पर्पस क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग बनाने का। जैसे ही बिल्डिंग बनाएंगे वैसे ही आपकी टेंशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 50,000 का डोनेशन आ गया। तो आपके पास अभी तक कितना डोनेशन है, 2,50,000। क्या आपने कुछ पर्पस कंप्लीट किया, हाँ आपने बिल्डिंग बना दी 170 की। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बिल्डिंग परचेस। कितने की बिल्डिंग बनाई आपने, 1,70,000। तो क्या अभी भी आपकी टेंशन है, हाँ याद करिए पिछली बार वाली क्लास में हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था कि जितना आपने पर्पस कंप्लीट किया यही आपका मुनाफा था, ये आपका मुनाफा था, ये कैपिटल फंड में चले जाता था। अगर याद हो आपको, अगर नहीं देखा पिछले क्लास तो प्लीज़ आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग फंड कितने की आपने खरीदी, बिल्डिंग परचेस कितने की करी, 1,70,000। आपके पास फंड यानी कि चिंताएं कितने की थी, 2.5 लाख। तो यहाँ पे अभी भी चिंता है, हाँ टेंशन अभी भी है कि मैंने बिल्डिंग खरीदनी। कितने की टेंशन है, यहाँ पर ये टेंशन है 80,000 की। तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग फंड। ये क्या है आपका, क्लोजिंग फंड। तो यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अभी भी चिंता है, चिंता मतलब आपकी लायबिलिटी अभी भी है। तो अगर आपकी अभी भी लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में इसका किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, आप बैलेंस शीट जानते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। ये अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊँ, ये अगर लायबिलिटीज़ है, ये अमाउंट्स, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्डिंग फंड, क्योंकि अभी भी आपके पास टेंशन है। ठीक है, कितने की टेंशन है वो लिखते हैं, कितने की टेंशन है, 80,000 की अभी भी आपके पास टेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है
इसको प्रेजेंट किया जाता है। ये एक्सट्रैक्ट है केवल बैलेंस शीट का, पूरा बैलेंस शीट नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई। पहले एग्जांपल में क्या था कि पहले एग्जांपल में ये था कि आपके पास ओपनिंग फंड तो नहीं है, कोई पहले से टेंशन तो नहीं है, फिर बीच में अगर कोई पैसा मिला तो टेंशन बढ़ेगी तो जुड़ेगा, और अगर आपने जो पर्पस कंप्लीट कर लिया है उससे टेंशन कम होगी। क्लियर, बात समझ में आती है। चलिए तो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अगले एग्जाम्पल में बढ़ता हूँ फटाफट से। ठीक है, ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा बहुत अच्छे से इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब मेरी बात समझना। हाँ, अगले एग्जाम्पल है आंसर नंबर 2। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? सेकंड एग्जाम्पल बोल रहा है कि आपने मैच फंड आपको मिला है, यानी कि एक स्पेशल पर्पस के लिए आपको 30,000 मिला है, यानी कि मैच कराने के आपको 30,000 मिला है, लेकिन आपका जो खर्चा है वो 45,000 हो गया। तो बात समझ में आती है? क्या आपके पास कितना पर्पस था, कितना टेंशन था? 30,000 का टेंशन था कि मुझे मैच एक्सपेंस कराने। आपने खर्च कितने कर दिए? 45,000। तो यहाँ पे आपकी जेब से गए या उस जिसने पैसे दिए थे उसमें से आपने दिए? नहीं ना, ये आपके पास अपने जेब से गए हैं। बाकी 15,000 रुपीज़ आपके अपने जेब से गए हैं। ठीक है, अपने जेब से यानी कि एनपीओ ने खुद खर्च किया है। ठीक, तो अब मेरी बात समझिएगा, ये मैच एक्सपेंस, जो ये मैच एक्सपेंस है बेसिकली ये है क्या? ये नॉमिनल अकाउंट है, वेरी ऑब्वियस नॉमिनल अकाउंट है। तो अगर मैं इसका फंड बनाता हूँ, स्टेटमेंट बनाता हूँ, स्टेटमेंट फॉर मैच फंड, तो स्टेटमेंट फॉर मैच फंड में हम लोग क्या करेंगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले लिखते हैं मैच फंड कितना मिला, मैच फंड रिसीव्ड कितना मिला मैच फंड? मैच फंड आपको मिला है 30,000 का। अब मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ पे पर्पस कंप्लीट करूँ यानी कि मैच एक्सपेंस करूँ तो मैं कितने कर सकता हूँ? मैच एक्सपेंस कितने कर सकता हूँ? जितने आपके पास पर्पस था उतना ही तो मैंने खर्च कर दिया। ठीक है, मेरे पास 30,000 का पर्पस था, मैंने 45,000 खर्च किया। तो क्या मैं जिसने ये 30,000 दिए उससे दोबारा मांगने जाऊंगा पैसे कि भैया देखो मेरा 45,000 का खर्च हो गया है, 15,000 एक्स्ट्रा लगे हैं, आप 15,000 का और डोनेशन लो? ऐसा हो सकता है संभव? ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि 30,000 का पर्पस था, तो मैं मैच एक्सपेंस यानी कि स्टेटमेंट फॉर फंड में भी कितना लिखूंगा? 30,000। 45 तो लिख नहीं सकता, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 30,000। यानी कि मेरी टेंशन कुछ यहाँ पे बची है? नहीं। यानी कि मैच फंड के नाम से अगर मैं मैच फंड यहाँ लिख दूँ तो क्या मैच फंड के नाम से कोई टेंशन है आपके पास? नहीं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। बट हुआ क्या, यहाँ पे जो आपके पास एक्स्ट्रा खर्च हुआ है ये आपकी जेब से गया है। ठीक है, यानी कि एनपीओ ने खुद से खर्च किया है। तो यानी कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन क्या होगी? क्या यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ आएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टेंशन तो है ही नहीं। टेंशन नहीं है मतलब लायबिलिटी जीरो आ गई, बट आपका खर्च तो हो गया। ठीक है, खर्च कितना हुआ? जितना एक्सेस आपने दिया, जितना आपके पास पर्पस था उससे ज़्यादा खर्च किया, तो वो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो वो खर्चा माना जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इनकम, क्योंकि आपको याद है इनकम और एक्सपेंस का एक स्टेटमेंट बनता था, एक्सपेंडिचर अमाउंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मैच एक्सपेंस। आपको याद है एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे मैच एक्सपेंस डेबिट किया। बट मैं कितना मैच एक्सपेंस लिखूँ? क्या मैं यहाँ पे 45,000 लिख दूँ सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख सकता, क्योंकि ना 45,000 में से 30,000 का तो पर्पस था, 45 में से 30 किसी ने दिए थे डोनेशन के रूप में, तो हम पूरा 45 खर्च नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी जेब से 45 नहीं गया। वो 30,000 हमारे को दे गया, हमने 30,000 उसके यूज़ करे और 15,000 अपने जेब से डाले हैं। तो हमारा खर्चा कितना हुआ? हमारा खर्चा हुआ केवल 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 15,000। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? हमने बस इतना देखना है कि कितना आपके पास हो रहा है खर्चा, कितनी आपके पास पर्पस के लिए पैसा था। क्लियर? बात समझ में आती है? यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या? हम लोगों ने पहले एग्जांपल में क्या किया था, दूसरे एग्जांपल में क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंस था। मतलब दूसरे एग्जांपल में ये था कि कुछ पैसा ज़्यादा चले गया तो क्या करेंगे, बट डिपेंड करेगा वो खर्चा है कि नहीं है, कि क्या वो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्लियर? बात समझ में आती है? अब ऐसा नहीं कि बिल्डिंग आपने मान लेते हैं पहले एग्जांपल में आपके पास 2.5 लाख का डोनेशन आ गया था। ठीक है, इन टोटल
आपने यहाँ पे 170 की बजाय 3 लाख खर्च कर दिया, तो क्या बाकी बचे हुए को P&L इसमें डाल सकते हैं एक्सपेंडिचर में? नहीं, बिल्डिंग कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं है जो उसको हम लोग उसमें ले जाएंगे खर्चे में, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, बात समझ में आती है? तो अगर खर्चा पर्पस से ज़्यादा हो गया और वो जो खर्चा है नॉमिनल नेचर का है तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा, वो आपकी जेब से गया है। बट अगर पर्पस से ज़्यादा खर्च हो गया और वो नॉमिनल अकाउंट का नहीं है, रियल अकाउंट है, दैट इज़ वहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं आप लोग, तो वो खर्च यहाँ नहीं आएगा। क्लियर है, ये तो कॉमन सेंस है। खर्चा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी खर्चों में नहीं दिखाए जाते। ठीक है, कभी भी आपने बिल्डिंग परचेस क्या P&L में दिखाया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दिखाया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक, क्लियर। पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या नया है सर? वही सही होगा? नहीं, थोड़ा सा नया है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, जरा फटाफट से देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में है क्या। देखिएगा, थर्ड एग्जाम्पल में बोल क्या रहा है, एक प्राइस फंड है आपके पास, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कुछ प्राइज इन्वेस्टमेंट है। ये क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ अभी। प्राइज इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास 10,000 की, डोनेशन आपको प्राइस बांटने के लिए मिला 20,000 का, प्राइज आपने 50,000 बांट दिए हैं और आपको कुछ इनकम हो रही है इस प्राइज इन्वेस्टमेंट से, इस प्राइज इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम हो रही है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, कई बार होता है क्या है कि आपके पास पैसा होता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, बट एट दिस टाइम आपके पास अभी नहीं है वो पर्पस, है ना, आपके पास वो अभी खर्च करने के लिए आपको नहीं लग रहा है कि वो खर्च होगा, तो आप उस पैसे को अपने पास ना रख के आप कहीं बैंक में डाल सकते हैं ताकि आपको कुछ ब्याज आता रहे। ठीक है, बट होता क्या है, ये कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे जब आप किसी स्पेशल पर्पस से कुछ इनकम कमाते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाती है। ठीक है, एक बात समझिएगा, प्राइस फंड मिला तो प्राइस इन्वेस्टमेंट करने से क्या आपकी टेंशन कम हो जाएगी? आपका पर्पस क्या था? बेसिकली प्राइस बांटना, तो यहाँ तो आपने केवल इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट करने से तो आपका टेंशन दूर नहीं होगा ना। क्लियर है, तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास फंड से कोई इन्वेस्टमेंट है और उससे कोई इनकम आती है तो आपकी कभी टेंशन कम नहीं होगी, आपकी और टेंशन बढ़ेगी। क्लियर है, मतलब आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी। क्लियर, इसको कैसे समझते हैं जरा देखिएगा, यहाँ पे फटाफट से बनाते हैं स्टेटमेंट फॉर प्राइस फंड। बात समझिएगा बहुत ध्यान से, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ओपनिंग फंड। अगर ओपनिंग फंड है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं भी लिख सकते हैं। ओपनिंग फंड आपके पास है? हाँ बिल्कुल सर, 90,000 का ओपनिंग फंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अच्छा जी, क्या आपको बीच में कहीं ड्यूरिंग अ पीरियड कोई फंड के लिए और पैसा मिला? हाँ सर, देखिए एग्जांपल में डोनेशन मिली है आपको, डोनेशन फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, आपको डोनेशन दी गई है प्लस डोनेशन। ध्यान रहेगा, डोनेशन मिलने से टेंशन कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, तो बढ़ेगी मतलब प्लस कर देते हैं। कितने का प्लस कर देते हैं? 20,000 का प्लस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या आपने अपना पर्पस कंप्लीट किया कहीं? यहाँ पे तो हमने डोनेशन रिसीव कर ली, ये हमारा पर्पस था, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हमने करा, लेकिन देखते हैं यहाँ पे कि कहीं इस इन्वेस्टमेंट से, इस प्राइस फंड स्पेशल पर्पस को हमने यूज़ नहीं किया, उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वहाँ से कुछ इनकम आई, तो क्या वो है हमारे पास? हाँ सर। इससे क्या आपकी टेंशन कम होगी? नहीं सर, टेंशन ऑलवेज बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगी मतलब प्लस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने का बढ़ा आपके पास? 5,000 का। क्लियर है, तो यानी कि आपके पास कितना हो गया? ये 1,15,000। क्लियर, तो 1,15,000 का अभी भी आपके पास टेंशन है। अब आप ध्यान दें कि टेंशन आपने अपने सर से कितने निकाली, आपने यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, उतनी ही टेंशन कम हुई, तो आप माइनस करेंगे यहाँ पे, टेंशन कम करेंगे। हाँ सर, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितने का? 50,000 का। तो कितना आ गया ये आ गया 11 में से 5 गया 6, 65,000। तो यानी कि अभी भी आपके दिमाग में क्या 65,000 की टेंशन है? हाँ सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास? क्लोजिंग फंड। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसको कहीं प्रेजेंट करेंगे? हाँ सर। टेंशन मतलब लायबिलिटी मतलब बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में एक थोड़ा सा और चीज़ें भी आएंगी, मैं आपको फटाफट से बता दूँ। ये लायबिलिटीज़ है, ये अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहली चीज़,
प्राइस फंड आएगा, बिल्कुल आएगा सर, प्राइस फंड आएगा। प्राइस फंड तो आपका यहाँ पे टेंशन है, टेंशन कितने की बची अभी भी, 65,000 की अभी भी टेंशन है, ठीक है। और कुछ है? हाँ सर बिल्कुल, यहाँ लिखा है ना प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कहीं रखी थी, एफडी करवा दी किसी बैंक में या कुछ कर दिया, नाम तो उसका इन्वेस्टमेंट ही होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है? यहाँ आती है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 10,000 की। अब मेरी बात समझिएगा, 10,000 की आपके पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आपके पास इनकम आई है, आपने इनकम रिसीव कर ली होगी, खाते में रिसीव करी होगी, पैसा ही तो मिला होगा। तो अब समझिएगा कितने का आपके पास कैश बैलेंस बचा, कितने का बचा? देखिए आपके पास यहाँ पर कितने आए थे? 20,000 आपके पास आए थे, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 50,000, यहाँ पे आपके पास 5,000, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव कैश बैलेंस बच रहा है। हम इसको शो नहीं करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। भाई इतना समझेगा यहाँ पे कि किस तरीके से कौन से आइटम आ सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव कैश को हम लोग शो नहीं करेंगे यहाँ पे, बस इतना समझिएगा यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। एक प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का एक आपके पास बैलेंस बच रहा है और एक आपके पास बच रहा है प्राइस फंड का, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने प्राइस फंड को किस तरीके से या किसी फंड अकाउंटिंग को किस तरीके से शो करना है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिसीट्स के एग्जांपल ये बेसिकली चल रहे हैं आपके, तो रिसीट्स के एग्जांपल में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना हमने यहाँ पे पढ़ा प्लीज़ उसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।